के असत्य बातें परोसी गई। अपने देश को चलाएंगे, सहमति बनाकर चलाएंगे। ये स्पर्धा है, कोई आपस का युद्ध तो है नहीं। चुनाव लड़ने में भी एक मर्यादा होती है। ऐसे से देश कैसे चलेगा भाई? मणिपुर चल रहा है, कौन उस पर ध्यान देगा? त्राही त्राही कर रहा है। नमस्कार, मैं मनमोहन मिश्र एक बार फिर आप लोगों के बीच बहुत से मुद्दे लेकर के आया हूं। दोस्तों, शुरुआत करते हैं रजत शर्मा से, जो अब पूरी तरह से पागल हो चुके हैं, कहा जा सकता है। अगर लाइव टीवी पर लाइव किसी को गाली देते हैं तो ये पागलपन ही कहा जाएगा, या उससे आगे भी निकल चुके होंगे। फिलहाल मुद्दा जहां है, जो देख रहा है देखेगा। लेकिन ये तो निश्चित है कि गोदी मीडिया वर्सेस नहीं कह सकते, गोदी मीडिया, सुपारी मीडिया, डाबर मीडिया पूरी तरह से अर्धविक्षिप्त हो चुका है नरेंद्र मोदी की हार से। आप कहेंगे नरेंद्र मोदी तो जीत चुके हैं, वो तो प्रधानमंत्री बन चुके हैं, वो तो मंत्रालय भी बांट दिए, वो तो ऐश भी मना रहे हैं, मतलब ऐश भी कर रहे हैं, जश्न भी मना रहे हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो जश्न ही मनाएंगे। जब जब देश मुसीबत में होता है, देश पे मुसीबत का पहाड़ टूटता है, तब तब नरेंद्र मोदी जश्न ही मनाते हैं। इसीलिए तो देश का कोई भी आज उन्हें प्रधानमंत्री मानने के लिए तैयार नहीं है। जो गोदी मीडिया उन्हें 400 पार, नरेंद्र मोदी तो कभी कभी भूल भी जाते थे, जो गोदी मीडिया उन्हें 400 पार कराने पर तुला हुआ था, वो 4 लोग मिलकर के कंधे भी देने के लिए तैयार नहीं नरेंद्र मोदी के मनोबल को। बेचारे टूटे दिल से जश्न मना रहे हैं। खैर, नरेंद्र मोदी लोगों की मौतों पर जश्न ही मना सकते हैं। आप कहेंगे ये मौत कहां से आ गई? मेरे दोस्त, आपने सुना होगा सोशल मीडिया के जरिए, गोदी मीडिया तो दिखाएगा नहीं, कि जम्मू एंड कश्मीर में 3 आतंकवादी हमले हो चुके हैं। और उन 3 आतंकवादी हमलों में आप समझ सकते हैं कि 9 लोग मारे जा चुके हैं। 9 आम आदमी, श्रद्धालु कह सकते हैं उन्हें, जो दर्शन करने जा रहे थे, 9 लोग मारे जा चुके हैं। एक जवान भी मारा जा चुका है। कम से कम 48 से 50 के आसपास लोग घायल हैं। और नरेंद्र मोदी जश्न में मशगूल हैं, मस्त हैं। नरेंद्र मोदी ऐसे ही हैं। शायद वो अपना झेप मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, हार का दुख मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। आप कहेंगे कि आप बार बार हार की बात कर रहे हैं। मेरे दोस्त, नरेंद्र मोदी जीते नहीं, नरेंद्र मोदी हारे ही हैं। अगर इसको जानना है तो आप राहुल गांधी से नरेंद्र मोदी का मिलान कर लीजिए। राहुल गांधी का कॉन्फिडेंस लेवल आज इतना हाई है कि शायद वो आज वायनाड में थे कल, और आज वो रायबरेली, अमेठी वगैरह भी थे। उनको देखिए, उनको बोलते हुए सुनिए, उनके कॉन्फिडेंस लेवल को, और उनकी तरफ देखती हुई आम जनता को देखिए। वो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के रूप में देख रहे हैं, और नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के बनने के बाद भी मानने के लिए तैयार नहीं है। ये हालात है राहुल गांधी के कॉन्फिडेंस लेवल का। मेरे दोस्त, आज नरेंद्र मोदी राहुल गांधी के सामने खड़े भी नहीं हो सकते, बैठना ही पड़ेगा। राहुल गांधी अगर खड़े रहेंगे तो नरेंद्र मोदी को बैठना ही पड़ेगा, खड़े नहीं हो सकते, क्योंकि लेवल सेट नहीं होगा। नरेंद्र मोदी, जो मीडिया नरेंद्र मोदी को 400 पार करा रहा था, आज वही मीडिया और वही सर्वे नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्रित्व को ही चैलेंज कर रहा है। एक सर्वे से बात सामने आई है कि 36% लोग देखना चाहते हैं राहुल गांधी को प्रधानमंत्री, और 32% लोग नरेंद्र मोदी को। ये एक प्रदेश का है, ये तो बस इसमें भी गोलमाल है। सच तो यह है कि मतलब वही जो भक्त हैं नरेंद्र मोदी के, उनको छोड़ करके, गुजरात लॉबी और मोदी भक्त को छोड़ करके कोई नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री नहीं देखना चाहता। और तो छोड़ दीजिए, चलिए नरेंद्र मोदी राहुल के सामने खड़े नहीं हो सकते, वो छोड़ दीजिए, उस बात पर नहीं जाते हैं। नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री मानने के लिए आरएसएस तैयार नहीं है, बीजेपी तैयार नहीं है, बीजेपी के लोग तैयार नहीं है। और आपको पहले भी बता चुका हूं ये बात, अब वो सामने आ रही है और आएगी।
बीजेपी 3 भागों में बंट चुकी है। एक पैसे वाला गिरोह यानी मोदी जी का, जिनके पास अथाह संपत्ति है, पैसा है, ब्लैक मनी है, सब दबाया हुआ, लोगों का लूटा हुआ काला धन सब कुछ है। एक गुजरात लॉबी है और उसके चाटुकार और भक्त नरेंद्र मोदी के। एक पार्टी बीजेपी की ये है। दूसरी पार्टी बीजेपी की योगी आदित्यनाथ लीडेड और ओरिजिनल भारतीय जनता पार्टी उसे कह सकते हैं। तीसरी बीजेपी की पार्टी है आरएसएस लीडेड और गाइडेड, ये कह सकते हैं। और आप देख रहे हैं, मैंने कहा ना कि आरएसएस भी मानने को तैयार नहीं है, बीजेपी भी मानने को तैयार नहीं है। बाकी तो नरेंद्र मोदी गुजरात लॉबी के प्रधानमंत्री ही हैं, गुजरात के प्रधानमंत्री हैं। आप ये यहां बोलने में भूल नहीं कर रहा हूं, जानबूझकर ये बात कह रहा हूं कि वो गुजरात के प्रधानमंत्री हैं, क्योंकि वो अपने आप को गुजरात से अलग नहीं कर पाते। वो अपने आप को प्रधानमंत्री नहीं मानते, भारत के प्रधानमंत्री नहीं मानते। वो मानते हैं कि वो गुजरात के प्रधानमंत्री हैं और अडानी अंबानी के लिए सिर्फ काम करते हैं, उनकी ही चौकीदारी करते हैं, उनके लिए ही जीते हैं, उनके लिए ही सब कुछ है। आप जानते हैं मेरे दोस्त, आपको पता ही होगा कि नरेंद्र मोदी ऐश कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, जीत की खुशियां मना रहे हैं। तीन हमले हो चुके हैं जम्मू कश्मीर में, 9 आम आदमी मारे जा चुके हैं, 1 जवान मारा जा चुका है, 48 लोग घायल हो चुके हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता नरेंद्र मोदी को, क्योंकि नरेंद्र मोदी तो ऐसे ही हैं। आपको याद होगा कि नोट लॉन्चिंग की लाइन में खड़े करके जब लोग मर रहे थे, तब विदेश में बैठकर लोगों का मजाक उड़ा रहे थे कि लोगों के घर में शादी है, लोगों के घर में मौतें हुई हैं, पैसा नहीं। अगर इतनी क्रूर सोच रखने वाला व्यक्ति अगर प्रधानमंत्री है तो यह देश का दुर्भाग्य है। ठीक है, जैसे भी है, आज तो है, भले ही कॉन्फिडेंस लेवल नहीं है, भले ही उनका विश्वास हिला हुआ है, लेकिन है। अब आते हैं उस मूल मुद्दे पर मेरे दोस्त कि मोहन भागवत कुछ कह रहे हैं, कुछ कहना चाहते हैं, कुछ बोल रहे हैं। मैंने सजेशन दिया है, मोहन भागवत जी, मोदी आपको जेल भेजेंगे, आप नरेंद्र मोदी के दुश्मन नंबर 1 हो। अब कितना सीरियसली भागवत जी इस बात को लेते हैं, कितना सीरियसली नहीं लेते हैं, या उनके ऊपर है, लेकिन सच यही है, नरेंद्र मोदी का अब पहला टारगेट आरएसएस है, यानी मोहन भागवत है। कब ईडी सीबीआई उनके यहां पहुंचेगी, कब उनको जेल में भेजने की व्यवस्था करेंगे नरेंद्र मोदी, यह देखना होगा आपको। कुछ और लोग हैं जिन्होंने चुनाव में वोट नहीं मांगा, जैसे रामदेव हैं, जेल जाने की तैयारी कर लेनी चाहिए उनको पता है जल्दी वो दिन आने वाला है। आम जनता है, उसके ऊपर तो कहर ढाएंगे ही नरेंद्र मोदी, इसमें कोई दो राय नहीं, वो करेंगे। लेकिन मोहन भागवत की बात अगर करें, आरएसएस की बात अगर करें, मेरे दोस्त, मैं पहले भी कह चुका हूं कि आरएसएस कायरता की कोख से उपजा हुआ संगठन है, और आज भी उसकी आदतें गई नहीं, उसकी सोच मिटी नहीं। मोहन भागवत जी कुछ कहना चाहते हैं, कुछ कह रहे हैं, लेकिन कैसे कह रहे हैं? जैसे देवर रानी, जेठानी, सासू, बहू, ननद में ताने दे दे करके कुछ बातें कही जाती हैं, उसी तरह से कह रहे हैं सीधे। आज भी मोहन भागवत को बोलने की हिम्मत नहीं है नरेंद्र मोदी के सामने। और जो मैंने कहा कि नरेंद्र मोदी मोहन भागवत को जेल भेजेंगे, शायद यही डर मोहन भागवत को होगा, सामने नहीं बोल पा रहे हैं। बोलने के लिए तो कुछ भी बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं मोहन भागवत जी, वो भी आप थोड़ा सुन लीजिए। कि असत्य बातें परोसी गई, अपने देश को चलाएंगे, सहमति बनाकर चलाएंगे। ये स्पर्धा है, कोई आपस का युद्ध तो है नहीं। चुनाव लड़ने में भी एक मर्यादा होती है, ऐसे से देश कैसे चलेगा भाई? मणिपुर चल रहा है, कौन उस पर ध्यान देगा? त्राही त्राही कर रहा है। दोस्तों जरा सोच के बताइए, इस तरह से सास ननद की तरह, सास बहू या ननद भौजाई
औरतें जिस तरह से आपस में ताना दे देकर बातें करती हैं, उड़ान मार के बातें करती हैं, मुंह इधर करके बातें करती हैं, एक दूसरे को ताना देती हैं, उस तरह से बोलने से क्या बोलना मोहन भागवत को शोभा देता है? कहने के लिए तो इतने बड़े संगठन के कर्ता धर्ता हैं, सीधे तलब कर सकते हैं नरेंद्र मोदी को, वो बातें कह सकते हैं जो आज वो मंचों से दूसरों के को सुना रहे हैं कि नरेंद्र मोदी क्या नहीं कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी मर्यादा का पालन नहीं कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी भाषा का उल्लंघन कर रहे हैं, मर्यादित भाषा नहीं बोल पा रहे हैं, मर्यादित विषय नहीं उठा पा रहे हैं, मणिपुर जैसे हालात को ठीक नहीं कर पा रहे हैं। ये सारे उलाहने, सारी बातें ताना दे करके, जैसे मैंने कहा ना ननद भौजाई और सास बहू में चलता है, उस तरह से कह रहे हैं। यानी कायरता की पराकाष्ठा, जो कायरता से उपजा संगठन उस पर हावी रहेगा, तो कायरता के बोल जो हो सकते हैं वो आज भी उनमें हैं, सोच जो हो सकती है आज भी उनमें है। और मोहन भागवत की भाषा कुछ ऐसी ही है, वरना तो वो सीधे, अगर मोहन भागवत हिम्मत दिखाते तो नरेंद्र मोदी पूरी तरह से देश को तहस नहस कर चुके हैं, बर्बाद कर चुके हैं, देश को लूट चुके हैं, लूट कर अडानी को दे चुके हैं। मोहन भागवत अडानी नहीं है, मोहन भागवत गुजरात लॉबी के भी नहीं है, और पूरा आरएसएस गुजरात का संगठन नहीं है, पूरी भारतीय जनता पार्टी गुजरात का संगठन नहीं है। फिर क्यों नहीं ये बोल पाते, क्यों नहीं बोलते हैं? नरेंद्र मोदी के इतने बड़े अत्याचार, इतने बड़े दोहन, इतना बड़ा लूट, इतनी बड़ी डकैती, इतना बड़ा सब कुछ पर इन्हें सांप क्यों सूंघ जाता है? और कभी मुंह भी खोलते हैं तो सास बहू की तरह बोलते हैं। ये क्या बोलना हुआ? इससे अच्छा ना ही बोलते तो ठीक था। बीच में एक बार नरेंद्र मोदी ने मणिपुर का मुद्दे पर 2 शब्द बोला था, तब पूरे देश ने यह कहा था कि नरेंद्र मोदी शायद ना बोलते तो ही ठीक था। वही हाल मोहन भागवत का है। मोहन भागवत, जब आप इतना डरते हैं नरेंद्र मोदी से, तो फिर ऐसा ये भी बोलने की क्या जरूरत है? और आप समझते हैं कि इतना बड़ा बेशरम आदमी जो पूरे देश की इज्जत की मटिया मेट कर दिया, वो आदमी जो पूरी तरह से हारने के बाद भी जबरदस्ती छल छद्रम करके प्रधानमंत्री की कुर्सी पर पहुंचता है, बैठा है, वो आदमी आपके ताने को समझेगा, आपके इस सास बहू के ताने को समझेगा। फिर बोलना ही मतलब नहीं, बोलना ही नहीं चाहिए था, बोलने की क्या जरूरत थी? वैसे मैं बहुत ज्यादा दोषी नहीं मानता मोहन भागवत को, क्योंकि उनकी विरासत, मतलब उनका अतीत ये ऐसा ही है जो आज वो सामने रख रहे हैं और जो दिखाई दे रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी भी उसी में से निकली है, तो उसके लोग भी वैसे ही होंगे, वैसे ही हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग भी नहीं चाहते कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, फिर भी किसी में बोलने की हिम्मत नहीं हुई, सामने आकर के रोक सकते थे। नरेंद्र मोदी की हैसियत नहीं है कि वो प्रधानमंत्री बन जाते, कम से कम इस बार, इस समय। लेकिन उन कायरों की कायरता के नाते, कायरों के मौन के नाते फिर से छल कपट से बन गए। क्या आगे करेंगे ये तो वक्त बताएगा। मैंने पहले भी ये बात कही है कि नरेंद्र मोदी के दुश्मन नंबर 1 हैं मोहन भागवत, यानी आरएसएस। दुश्मन नंबर 2 हैं हमारे योगी आदित्यनाथ जी। बोलना उनको भी चाहिए था, सामने आना चाहिए था, और आज नहीं तो कल सामने आना ही पड़ेगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी का अगर कोई शिकार होगा अगला, मोहन भागवत वगैरह आरएसएस के बाद, तो वो योगी होंगे। उत्तर प्रदेश से होकर भी, संत होने के बावजूद भी, और योग्य पद पर हैं, मैं करीब से उन्हें जानता हूं, उनकी बातें सुना हूं, समझा हूं। मुझे नहीं लगता वो क्यों इस तरह से
दबे हुए हैं। वक्त का इंतजार अगर कर रहे हैं योगी जी या आर.एस. मोहन भागवत जी, तो उनको यह समझना चाहिए कि वक्त कभी नहीं आता, लाना पड़ता है, खुद वक्त बनाना पड़ता है। और अगर चुपचाप बैठना ही है तो फिर वक्त बुरा ही आएगा, अच्छा तो आ नहीं सकता, क्योंकि अच्छा वक्त हमेशा लड़ने से ही आता है, लेने से ही मिलता है, हासिल करना पड़ता है। जो भी हो, नरेंद्र मोदी तो देश में अपने आप को साबित कर चुके हैं। नरेंद्र मोदी का दोहरा चेहरा, दोहरी भाषा, दोहरी बात। किसी मंच से सभी मंत्री, प्रधानमंत्री मंत्री बन गए तो सबको सलाह दे रहे थे कि भाई कुछ सोच समझ कर बोला करो। अब कोई याद दिलाए नरेंद्र मोदी जी, कुछ ऐसा छोड़ा ही नहीं है जी बुरा बोलने के लिए इन लोगों को, जो आने वाले लोग हैं। सब कुछ तो आप बोल चुके हैं, मुसलमान आप बोल चुके हैं, मुजरा आप बोल चुके हैं, मटन, मछली, मुर्गा, सब कुछ आप बोल चुके हैं। बचा क्या है? अरे हजारों साल पीछे जाकर मुगलों तक को नहीं छोड़ा। आपने छोड़ा किसके लिए है? कुछ बोलने के लिए। आप चुप रहिए, आप समझदारी से बोलिए, समझ लो सब सही है। फिलहाल आज इस समय, वर्तमान समय में अगर आप देखेंगे तो राहुल गांधी के कॉन्फिडेंस लेवल के सामने नरेंद्र मोदी खुद को भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री। वैसे वो प्रधानमंत्री अपने आप को मानते नहीं, वो तो गुजरात का ही कुछ मानते हैं, सिंगोल वाले राजा जूनागढ़ के। लेकिन फिलहाल आप उनको देखिए, उनके बॉडी लैंग्वेज को देखिए, उनके व्यवहार को देखिए, उनकी बातचीत को देखिए। उन्हें खुद भी विश्वास नहीं है कि वो प्रधानमंत्री बन गए, और उन्हें पता है कि वो कितने दिन तक प्रधानमंत्री रहेंगे, कौन जाने। शुरुआत है, हो चुकी है। कब तक अकड़ कर चलने वाले एरोगेंस, हिटलर की उपाधि लोग देना शुरू कर दिए थे उनके निर्णयों के कारण। ऐसा आदमी एडजस्ट करके, गिरे तरीके से, रोध हो करके देखना होगा कि आगे क्या होता है। अपनी दबंगई के नाते नरेंद्र मोदी ने ईडी, सीबीआई, आईटी का इस्तेमाल करके पूरे देश को लूट करके अडानी को दे डाला। कोई कुछ नहीं बोल पाया, कोई कुछ नहीं कर पाया। आगे भी करें, ये मान के चलिए, आगे नहीं करेंगे ऐसा नहीं है। नरेंद्र मोदी जिस राह पर चल रहे थे उसी राह पर चलेंगे, वैसा ही सब कुछ करेंगे। अगर इस कार्यकाल में 4-6 महीने प्रधानमंत्री बने रहे तो किसान बिल फिर से लागू करने की कोशिश करेंगे। कहने इनडायरेक्टली तो लागू कर चुके हैं, लेकिन फिर से डायरेक्टली उसे लागू करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि नरेंद्र मोदी अडानी के अलावा किसी के लिए नहीं जीते, किसी के लिए नहीं प्रधानमंत्री बने हैं, किसी के लिए काम नहीं करते। और जो ब्लैक मनी विदेशों में रखी हुई है अंडरग्राउंड करके, वो अगर वो देश में लाकर खपाना है, अडानी को दुनिया का सबसे बड़ा धनी बनाना है, पूरे भारत को कुछ चोर गुजरातियों का गुलाम बनाना है, तो कृषि क्षेत्र पर कब्जा करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। क्योंकि कृषि क्षेत्र ही ऐसा क्षेत्र है जहां एक बहुत विशाल और बड़ी रकम खपाई जा सकती है, लगाई जा सकती है, और उससे लाभ भी लिया जा सकता है। हाँ, उसका लाभ आम आदमी तक नहीं पहुंचने देंगे, क्योंकि वो अडानी, लाभ सब अडानी को जाएगा, यानी किसान बिल की तरह। अभी भी आज नरेंद्र मोदी संतुष्ट नहीं है। पोर्ट देने के बाद, एयरपोर्ट देने के बाद, बिजली देने के बाद, पानी देने के बाद, खाद देने के बाद, बीज देने के बाद, सीमेंट देने के बाद, सारे इंफ्रास्ट्रक्चरल चीजें देने के बाद, सारे पीएसयूज देने के बाद, सारे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन देने के बाद, सब कुछ देने के बाद भी नरेंद्र मोदी संतुष्ट नहीं है, और आगे भी यही और ऐसा ही करते रहेंगे, निर्णय लेंगे, चाहे कोई कुछ भी करे। भले ही वो महीने भर के बाद प्रधानमंत्री पद उनको छोड़ना पड़ जाए, लेकिन करेंगे वो अडानी के लिए ही काम। लेकिन अभी इन शुरुआत के महीनों में, शुरुआत में वो अपने दुश्मनों से निपटेंगे।
और ये मैं बता ही चुका हूं शुरू में ही कि उनके दुश्मन नंबर 1 हैं आरएसएस मोहन भागवत, दुश्मन नंबर 2 योगी आदित्यनाथ और बीजेपी, दुश्मन नंबर 3 है आम जनता, जिसने नरेंद्र मोदी को नकारा है, छोड़ दिया है, नरेंद्र मोदी की चालों को समझ लिया है, नरेंद्र मोदी के व्यवहार को पकड़ लिया है, नरेंद्र मोदी के छल कपट और झूठ को समझने लगा है। उनके दुश्मन नंबर 3 पर रहने वाले हमारी देश की जनता को सावधान रहना पड़ेगा। और नरेंद्र मोदी बदला लेकर ही छोड़ेंगे, नरेंद्र मोदी किसी भी कीमत पे नहीं छोड़ेंगे, जनता से बदला लेकर रहेंगे। दुश्मन नंबर 3। दुश्मन नंबर 4 विपक्ष, अब चौथे नंबर पे चला गया है। विपक्ष से लड़ाई नहीं लेंगे, विपक्ष से पंगा नहीं लेंगे। उन्हें पता चल चुका है कि राहुल गांधी से नरेंद्र मोदी जीत नहीं पाएंगे, खड़े भी नहीं हो सकते किसी भी मुकाबले में। बुद्धि, विवेक, ज्ञान और जो भी है आपने देखा होगा आज, और ये बार बार मैं कह रहा हूं कि राहुल गांधी अब जहां जा रहे हैं लोग उन्हें प्रधानमंत्री मान रहे हैं, प्रधानमंत्री के रूप में देख रहे हैं। और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री होते हुए भी लोग प्रधानमंत्री मानने के लिए उन्हें तैयार नहीं है, यहां तक कि उनके अपने भी। नरेंद्र मोदी की भी राहें इतनी आसान नहीं रही अब, लेकिन वो इस बात में माहिर हैं, अपने दुश्मनों को निपटाने में माहिर हैं और निपटाएंगे, छोड़ेंगे नहीं, किसी को भी नहीं छोड़ेंगे, ये निश्चित है। चलिए देखते हैं नरेंद्र मोदी किस तरह से अपने दुश्मनों को निपटाते हैं, और यह देखना है कि देश किस तरह से नरेंद्र मोदी के अत्याचारों को, दुराचारों को सह पाता है। क्योंकि जब 2 बार नरेंद्र मोदी को पूर्ण बहुमत से सत्ता दी थी, तब इतना जुल्म ढाया था नरेंद्र मोदी ने आम जनता पर। इस बार तो जनता ने विश्वास नहीं किया है। कितने जुर्म ढाते हैं नरेंद्र मोदी इस जनता पर, कितने में पेट्रोल डीजल बेचते हैं। शायद जो भक्त कहते हैं उनकी आशा पूरी कर दें, 500 रुपए तक पेट्रोल बेचें, 500 रुपए तक दाल, खाना पीना, तेल, कुछ भी, मतलब कुछ भी कर सकते हैं देश के आम आदमी के साथ और आम आदमी को सजा देने के लिए। नरेंद्र मोदी जब खुश थे तब इतनी सजा दिए थे, अब तो नाराज हैं, क्रोधित हैं आम जनता से। चलिए देखना होगा कि आगे क्या होता है, कब तक प्रधानमंत्री रहेंगे और क्या क्या जुल्म आम आदमी पर, देश पर करते हैं, ये लोगों को सहने की शक्ति दे। और सबसे बड़ी बात, ये बात आप मान के चलिए कि अब तो नरेंद्र मोदी के 5वें दुश्मन, जबकि उनको अपने हितों में पहला मान रहे थे, उनका उपयोग करना चाहते थे, रामलला यानी भगवान को, उन्होंने भी नरेंद्र मोदी को ठुकरा दिया। आपको पता ही है, अयोध्या से हरा दिया, काशी में बड़ी मुश्किल से जीत पाए धोखाधड़ी करके, इतने लोगों का नामांकन कैंसिल करवा करके। जो भी, भगवान से कौन सा बदला लेंगे नरेंद्र मोदी, ये समय, ये नरेंद्र मोदी का अमृतकाल देश को दिखाएगा।